नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत वेलकम है। मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो चलिए जानते हैं कि जीवनी के सेशन में किन महापुरुषों की जीवनी खास होने वाली है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों ये हैं कन्हाई लाल दत्त व सत्येंद्र नाथ बसु। दोस्तों आज का जीवन परिचय कुछ खास होने वाला है दोस्तों, काफ़ी मनोरंजक होने वाला है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में बने रहे और जानते हैं आगे क्या हुआ दोस्तों। कन्हाई लाल दत्त का जन्म 30 अगस्त 1888 ईस्वी को चंद्रनगर में हुआ था दोस्तों। उनके पिता चुन्नी लाल दत्त ब्रिटिश हुकूमत की सेवा मुंबई में करते थे। 5 वर्ष की उम्र पा लेने के पश्चात वह मुंबई आ गए और उनकी आरंभिक शिक्षा मुंबई में ही हुई दोस्तों। फिर चंद्रनगर के ही हुगली महाविद्यालय से स्नातक स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण की। ब्रिटिश हुकूमत ने उनकी राजनीतिक क्रियाशीलता के कारण उनकी उपाधि रोक ली थी दोस्तों। शिक्षा काल में वह प्रोफेसर चंद्र राय के संपर्क में आए और उनसे काफ़ी प्रभावित भी रहे दोस्तों। प्रोफेसर राय के द्वारा चंद्रनगर में युगांतर पार्टी की स्थापना की गई थी। यहाँ कन्हाई लाल दत्त के अन्य क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। वह शस्त्र संचालन तथा गोली का निशाना साधना उन्होंने यहीं सीखा। बंगाल विभाजन के समय वे आंदोलन में सक्रिय हुए। वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संपर्क में आए। फिर क्रांतिकारी वीरेंद्र कुमार घोष के दल में शामिल हो गए दोस्तों। अलीपुर बम कांड के अभियुक्त अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर हमला किया था। अलीपुर बम कांड में पुलिस ने 34 क्रांतिकारियों को पकड़ा था। उसमें वीरेंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र दास, कन्हाई लाल दत्त, सत्येंद्र नाथ बसु, नरेंद्र गोस्वामी के नाम प्रमुख थे दोस्तों। सभी मुकदमों में नरेंद्र गोस्वामी का नाम एक क्रांतिकारी भी उनका साथी था, लेकिन गिरफ्तारी के पश्चात वह अंग्रेजों का खौफ खा गया था दोस्तों, गद्दारी कर दी दोस्तों। नरेंद्र गोस्वामी पुलिस की यातनाओं के सम्मुख टूट गया। वह उसके द्वारा तमाम जानकारियां पुलिस को दे दी गई। जाहिर है कि उसने वादा माफ सरकारी गवाह बनना कबूल कर लिया। इस प्रकार के आरोपी अपनी खाल बचाने के लिए सह आरोपियों के अपराध की तमाम जानकारी अदालत के समक्ष उजागर कर देते हैं दोस्तों। अलीपुर बम कांड के मामले में भी कुछ क्रांतिकारी पुलिस द्वारा दी गई यातनाएं सह नहीं पाए और उन्होंने सरकारी गवाह बनना स्वीकार कर लिया। नरेंद्र गोस्वामी भी उनमें से एक था। क्रांतिकारी के रूप में वह कलंक साबित हुआ दोस्तों। विष दे विश्वास न दे दोस्तों। किसी को विष देकर मार दिया जाए तो वह उतना पाप का भागी नहीं होगा जितना वह व्यक्ति होता है जो विश्वास दिलाकर फिर विश्वासघात करता है दोस्तों। यदि अमृत के नाम पर जहर दे दे तो उसका यह अपराध किसी हत्या से ज़्यादा संगीन माना जाता है। फिर क्रांति की राह पर तो यूं ही तलवार की धार पर चलना था। क्रांतिकारियों का साथी ही दिल यदि घात कर जाए तो फिर अपराध अक्षम्य हो जाता है दोस्तों। नरेंद्र गोस्वामी ने विश्वासघात का जो अपराध किया था निस्संदेह वह मृत्यु के योग्य ही था। शर्मनाक करतूत दोस्तों। पुलिस यातनाओं से बचने के लिए नरेंद्र गोस्वामी ने तमाम क्रांतिकारियों के नाम पते उजागर कर दिए। संगठन के विषय में तथा उपयोग में लाए गए हथियारों के बारे में जानकारी दे दी। सामान्यतः ऐसे मामलों में पुलिस इस प्रकार के सरकारी गवाह का उपयोग ऐसे लोग को फंसाने के लिए करती है जो साक्ष्य के अभाव में पहले ही अभियोग से बच गए हों दोस्तों। सरकारी गवाह बिना किसी दबाव में फांस लिया जाता है। कुछ बेगुनाह लोगों के नाम भी वह पुलिस की दबाव में लेता है, किंतु पुलिस अन्य लोगों को भी मुजरिम साबित करना चाहती है दोस्तों। नरेंद्र गोस्वामी ने निरपराध लोगों को फंसाने का शर्मनाक कांड किया था। यही वजह थी कि क्रांतिकारी संगठन ने भी तय कर लिया था कि उस गद्दार को किसी भी कीमत पर जीवित नहीं रहने दिया जाए। लेकिन जेल के अंदर नरेंद्र गोस्वामी को पुलिस सुरक्षा मिलनी थी। जेल में ऐसे कई क्रांतिकारी थे जिन्हें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा मिलती थी। इस कारण नरेंद्र गोस्वामी को मृत्यु देते हुए उन्हें किसी भी कोई नई सजा का कोई डर नहीं था। इस कार्य की जिम्मेदारी तब कन्हाई लाल दत्त व सत्येंद्र नाथ बसु ने ली थी। यहाँ सत्येंद्र नाथ बसु के विषय में जान लेना उचित होगा दोस्तों। उनका जन्म 30 जुलाई 1882 ईस्वी को मिदनापुर बंगाल में हुआ था।
क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जुड़ने के कारण अरविंद घोष का प्रभाव ही था। सत्येंद्र बसु ने युवा शक्ति को क्रांति की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह छात्र भंडार नाम की एक संस्था का निर्माण किया। दिखावे के तौर पर स्वदेशी आंदोलन से यह संस्था जुड़ी थी, किंतु सच्चाई यह थी कि संस्था युवाओं को क्रांतिकारी विचारधारा में शामिल करना चाहती थी। किंग्स फोर्ट की हत्या जिन खुदीराम बोस के द्वारा करने का प्रयास हुआ, उन्हें सत्येंद्र नाथ बसु ने ही खोजा था। दोस्तों सत्येंद्र नाथ का रिश्ता कांग्रेस से भी था, किंतु वे नरम दल के विरोधी थे। यह बात गंगाधर तिलक एवं अरविंद घोष की विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। नरेंद्र गोस्वामी ने गद्दारी के समय सत्येंद्र गैरकानूनी हथियार रखने के जुर्म में 2 माह की कैद की सजा काट रहे थे। जिम्मेदारी ग्रहण की दोस्तों, तब कन्हई व सत्येंद्र ने जेल में रहते हुए गद्दार को मारने की जिम्मेदारी ली और संगठन से कहा, हमें जेल में 2 रिवॉल्वर ही चाहिए। नरेंद्र गोस्वामी की गद्दारी की सही सजा मौत के रूप में हम उसे देंगे। जेल में रिवॉल्वर भेजना कठिन कार्य था। नरेंद्र गोस्वामी फिरंगियों के प्रमुख गवाह था। इस कारण पुलिस भी उसकी सुरक्षा को लेकर सतर्क थी, लेकिन तमाम सतर्कता धरी की धरी रह गई। प्रवर्तक संघ के गुरु मोतीलाल राय के प्रयास व जेल के कर्मचारियों की मदद से 2 भरे हुए रिवॉल्वर अंततः जेल में पहुंच ही गए। नरेंद्र गोस्वामी को तब एहतियातन तौर पर जेल के यूरोपियन वार्ड में रखा गया था। इस वार्ड में उन अपराधियों को रखा जाता था जो यूरोप या विदेशी मूल के अपराधी होते थे। इससे तो यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों की ऐसी कोई आशंका से इनकार नहीं था कि क्रांतिकारी बदला लेने के लिए गोस्वामी की हत्या भी कर सकते हैं। लेकिन क्रांतिकारियों की उड़ान के बारे में सही पूर्वानुमान नहीं लगा सके थे अंग्रेज दोस्तों। रुग्णता का बहाना दोस्तों, अपनी योजना को पूर्ण करने के उद्देश्य से कन्हई लाल दत्त ने जेल में वार्डन से एक दिन कहा कि उसके सीने में तेज दर्द है। तब वार्डन की सूचना पर जेलर ने चिकित्सक को बुलवाया। उसे बीमारी समझ में नहीं आई तो उसने कन्हई को अस्पताल भेज दिया। अगले दिन सत्येंद्र ने भी भीषण पेट दर्द का बहाना बनाया और उन्हें भी अस्पताल भेज दिया गया ताकि दर्द का निदान हो सके। अस्पताल में उनका एक मददगार था जो यूरोपियन वार्ड में नरेंद्र गोस्वामी तक कोई भी संदेश पहुंचा सकता था। उस मददगार शख्स के द्वारा सत्येंद्र ने एक संदेश भिजवाया। वह संदेश यह था कि वे भी पुलिस की यातनाएं सह नहीं पा रहे हैं और सरकारी गवाह बनकर अपनी खाल बचाना चाहते हैं, अतः हमारी मदद कर दो। जो व्यक्ति नैतिक बल की कमी के कारण हीन भावना से ग्रस्त हो, उसे लगे कि उसी की भांति कोई अन्य भी नैतिक रूप से पतित होना चाहता है, तो उसे प्रसन्नता होती है कि उसके दल में एक और व्यक्ति शामिल हो रहा है। दोस्तों नरेंद्र गोस्वामी को जब संदेश प्राप्त हुआ तो उसने यही समझा कि जिस पुलिस यातनाओं से वह खौफ खा गया था, यदि उससे कन्हई लाल और सत्येंद्र भी खौफ खा गए हैं तो भला आश्चर्य क्या। किंतु वह तनिक भी विचार नहीं कर पाया कि क्रांतिकारी रहते उसने कुर्बानी की जो शपथ ली थी उसका बदला लेने के लिए अन्य क्रांतिकारी संयंत्र भी रच रहे हो सकते हैं। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वह संदेश जाली हो सकता है और संदेश का वास्तविक मकसद उस तक पहुंचकर उसे गद्दारी की सजा देना हो सकता है। दोस्तों मुलाकात को तैयार नरेंद्र गोस्वामी। दोस्तों जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। नरेंद्र गोस्वामी की मुलाकात हेतु आसानी से तैयार हो गया। उसे कोई शक भी नहीं हुआ। वह तो बेहद हर्षित था कि एक और क्रांतिकारी माफी मांगकर दल के राज बताना चाहता है। दोस्तों उसने सत्येंद्र के संदेश के जवाब में संदेशा भेजा कि वह अगले दिन अस्पताल में सत्येंद्र से भेंट कर चर्चा करेगा। उसने संपूर्ण विवरण बताकर जेल अधीक्षक से इजाज़त भी ले ली। नरेंद्र गोस्वामी 31 अगस्त 1908 को अस्पताल की तरफ गया। उसकी मदद के नाम पर उस पर दृष्टि रखने हेतु एक जेल अधिकारी हेंगिस भी उसके साथ गया। नरेंद्र गोस्वामी ने दूर से ही देख लिया कि सत्येंद्र ऊपरी मंजिल के बरामदे में मौजूद है। वह नरेंद्र का इंतजार ही कर रहे थे। नरेंद्र गोस्वामी ने हेंगिस को नीचे ही ठहरने को कहा, जिससे सत्येंद्र उसके साथ एकांत देखकर खुलकर चर्चा कर सके। तब वह नहीं जानता था कि वह मौत से साक्षात्कार करने जा रहा है। दोस्तों मुलाकात। नरेंद्र को आते देख सत्येंद्र मरीजों के कक्ष में आ पहुंचे। सीढ़ियों से नरेंद्र भी ऊपर पहुंचा।
बरामदे में सत्येंद्र को न देखकर वह मरीज के कक्ष में घुसा। वहां सत्येंद्र के संग कन्हैयालाल दत्त को देखकर वह चौंका अवश्य। सत्येंद्र और कन्हई ने तब तक उठकर उसका स्नेह से स्वागत किया। इस कारण वह शक नहीं कर पाया, न यह जान पाया कि उसके पास 2 भरे रिवॉल्वर भी है। दोस्तों, मच गए घमासान। मरीजों से अपनी बातचीत को गुप्त रखने के उद्देश्य से वे तीनों फिर बरामदे में आ गए। चर्चा प्रारंभ हुई। 2-3 मिनट के पश्चात ही कन्हैयालाल दत्त ने गोली दाग दी। निशाना सटीक नहीं बैठा, गोली दिल के बजाय हाथ पर लगी। नरेंद्र गोस्वामी तब बचाने की गुहार लगाता हुआ भागा। जाहिर था कि वह हिंगिस को अपनी सुरक्षा के लिए पुकार रहा था। हिंगिस सीढ़ियों के नीचे होशियार खड़ा था, वह इसके लिए तैयार भी था। नरेंद्र गोस्वामी की बचाने की गुहार सुनते ही वह दौड़कर ऊपर गया। उसने नरेंद्र को एक कक्ष में धक्का दे दिया और खुद कन्हैयालाल से उलझ गया। कन्हैयालाल ने उस पर गोली दागी जो हिंगिस के भी हाथ पर लगी। कन्हैयालाल उसकी गिरफ्त से छूट गया। कन्हैयालाल और हिंगिस को संघर्ष करते देख नरेंद्र कक्ष से निकलकर भागा और सीढ़ियों की तरफ झपटा। सत्येंद्र व कन्हई भी गोलियां दागते हुए उसके पीछे दौड़े। तब तक अस्पताल में हंगामा मच गया था। एक फिरंगी अधिकारी जिसका नाम लिंटन था वह भागता हुआ आया। उसने सत्येंद्र को धकेलकर गिरा दिया और कन्हैयालाल को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कन्हैयालाल ने उसे एक तरफ धक्का दे दिया और बहुत नज़दीक से नरेंद्र गोस्वामी पर गोली दागी। यह उसके रिवॉल्वर की आखिरी गोली थी। दोस्तों, इस दफा निशाना ठीक बैठा। नरेंद्र गोस्वामी कटे विष की भांति लहरा कर गिर गया। गोली मृत्युदायी साबित हुई थी। दोस्तों, कामयाबी के उमंग। जेल में यदि वैसा हंगामा मच जाए तो फिर हत्या करके भागने निकलने का सवाल ही नहीं था। दोस्तों, किंतु जो कुछ उन शेरों ने किया था उससे उसके चेहरे पर प्रसन्नता दमक रहे थे। संतरियों ने दोनों को पकड़ अवश्य नहीं लिया, लेकिन पकड़ जाने के बाद न तो उन्होंने भागने की कोशिश की और न वह हताश नजर आए। एक और अभियोग उन पर चला। कन्हैयालाल ने अपना बचाव तक नहीं किया। उन्होंने गर्व से दावा किया कि हाँ, मैंने नरेंद्र गोस्वामी को मारा है। उन्हें वह सत्येंद्र बसु दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई और अंग्रेज से उम्मीद भी यही थी। दोस्तों, रक्षा कवच। अलीपुर जेल में 10 नवंबर 1908 को कन्हैयालाल को फांसी दे दी गई। 11 दिन के पश्चात 21 नवंबर को सत्येंद्रनाथ बसु को भी फांसी पर चढ़ाया गया। उन बलिदानियों के प्रति लोगों का विश्वास व प्रेम की स्थिति ऐसी थी कि कन्हैयालाल दत्त की अंत्येष्टि में अपार लोगों का हुजूम उमड़ा। उसकी राख की एक चुटकी पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते रहे और उस राख को उन्होंने सोने चांदी के लॉकेट में भरकर अपने बच्चों को पहना दिया ताकि उसकी रक्षा सदैव होती रहे। दोस्तों, इनकी जीवनी आपको कैसे लगी आप अपने उत्तर कमेंट में दें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट जीवनी के सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।